Bismillahirrahmanirrahim. Second year biology chapter number 15. Today we are discussing about kidney problems and their cure. हमारी बॉडी में केमिकल नेचर के हिसाब से किडनी के स्टोन्स दो तरह से बनते हैं। एक को हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं और हाइपर ऑक्सिलेरिया कहते हैं। बेसिकली जब भी हम किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो हम किडनी स्टोन्स को जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। तो दो तरह के केमिकल नेचर के हिसाब से स्टोन्स बनते हैं। एक को हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं और एक को हम हाइपर ऑक्सिलेरिया कहते हैं। सबसे पहले हम हाइपर कैल्सीमिया को देखते हैं। हाइपर का मीन है एक्सेस, कैल्सीमिया कैल्शियम। अगर आपके ब्लड के अंदर, जो बॉडी के अंदर ब्लड मूव कर रहा है, उसके अंदर अगर कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है तो हाइपर कैल्सीमिया क्रिएट कर सकता है, जो कि किडनी स्टोन का बाइस बनेगा। अब ये कैल्शियम की मिकदार बढ़ती कैसे है? ये कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है या आपकी डाइट जो है उससे भी ये बढ़ सकती है। अब डिज़ीज़ क्या हो सकती है? लाइक हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम को रेगुलेट कर रहे हैं। तो लाइक हमारे नेक में पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि पैराथॉर्मोन सेक्रेट करते हैं। पैराथॉर्मोन हार्मोन है, इसका काम क्या है? बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डालना। यानी कि अगर आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है तो हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये पैराथॉर्मोन सेक्रेट करता है। पैराथॉर्मोन बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डिपॉजिट करता है और ब्लड में कैल्शियम की मिकदार हाई हो जाती है। अगर ब्लड में कैल्शियम की दर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, एक्सेस अमाउंट हो जाती है, तो फिर क्या होता है? हमारा नेक में एक और ग्लैंड मौजूद होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, विच इज़ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये क्या करता है? ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन क्या करता है? ब्लड में से कैल्शियम को उठा के बोन्स में डिपॉजिट करता है। यानी कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को लो करने के लिए कैल्सिटोनिन है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को हाई करने के लिए पैराथॉर्मोन हार्मोन है। अगर इनमें ये जो ग्लैंड्स हैं इनमें कोई माल फंक्शनिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि फंक्शन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है, तो जिससे हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। या फिर आप डाइट ऐसी ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो आपको ये किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा अगली चीज़ है हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाई ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरा मेन जो है वो रीज़न है वो किडनी स्टोन्स का, वो हाइपर ऑक्सिलेरिया, यानी कि ऑक्सलेट का बढ़ जाना। और ऑक्सलेट प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में एंड टोमेटोज़। दीज आर दी सोर्स ऑफ ऑक्सलेट। तो अगर जो लोग ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको हाइपर ऑक्सिलेरिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जो इन दोनों के मिलने से होती है, लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट। एक जो मेन जो है वो सब इस किडनी स्टोन की रीज़न है जिसमें सबसे ज़्यादा इंसिडेंस पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, वो 70% है और ये दोनों के मिलने से होता है। अब हम इसकी परसेंटेज देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट की परसेंटेज कितनी है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, द इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन आर 70% ऑफ द किडनी स्टोन। यानी कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अगर उसकी परसेंटेज को देखें तो 70% लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट, इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम फास्फेट टाइप इज़ 15%। यूरिक एसिड, द इंसिडेंस ऑफ यूरिक एसिड टाइप इज़ 10%। ये आपने परसेंटेज इसकी याद रखनी है जो कि MCQs में आ सकती है। आपको एक फ़िगर नज़र आ रही है सामने, यहाँ पे आपको किडनी एक मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। इसमें किडनी स्टोन बन चुका है। अब ये किडनी स्टोन माइनर कैलक्स या मेजर कैलक्स में हो सकता है। इसके अलावा ये किडनी स्टोन रीनल पैरामिड्स के अंदर हो सकता है, या फिर ये किडनी स्टोन ये पेल्विस में हो सकता है जो कि सेंटर में कैविटी है। अब अगर यहाँ पे किडनी स्टोन हो जाएगा तो फिर ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, यूरिन के लिए रुकावट बनेगा, जिससे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की पेन होती है। अब अगर यहाँ से ये किडनी स्टोन आगे की तरफ चला जाता है तो यूरेटर के ज़रिए यूरेटर में जाके जमा हो जाएगा, फिर वहाँ पे क्रिएट करेगा पेन। और अगर ये वहाँ से भी गुजर जाता है तो ब्लैडर में आके या फिर यूरेथ्रा में आके रुक जाएगा, जो कि वहाँ पे पेन क्रिएट करेगा और इरिटेशन क्रिएट करेगा, जिससे इसको रिमूव करना पड़ता है। अब इस किडनी स्टोन को पहले जो है वो
सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जाता था, लेकिन एक और तकनीक जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। बेसिकली लिथो का मतलब होता है स्टोन और ट्रिप्सी मीन ब्रेक डाउन, स्टोन को ब्रेक करना विदाउट एनी सर्जरी। दिस इज़ नोन एज लिथोट्रिप्सी। इट इज़ अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन. It is the technique used to break up stones that form in the kidney, ureter or gallbladder. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये किडनी में भी हो सकते हैं स्टोन्स, यूरेटर में भी हो सकते हैं और गॉल ब्लैडर में भी हो सकते हैं, तो इनको तोड़ देना सर्जरी के बगैर. देयर आर सेवरल वेज टू डू इट, although the most common is extracorporeal shock waves lithotripsy. एक्सरेज़ को, एक्स्ट्राकॉर्पोरियल शॉक वेव्स को हम किडनी के उस एरिया पे गिराते हैं, बम्बार्ड करते हैं जहाँ पे स्टोन मौजूद होता है, और वो स्टोन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, पीसेस में टूट जाता है, जिससे वो यूरिन के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है. दिस इज़ नोन एज लिथोट्रिप्सी. अब इसमें किडनी के डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है, जबकि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट था उसमें किडनी के डैमेज होने के चांसेस और डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. हाई कंसंट्रेशन ऑफ X-rays or ultrasound are directed from a machine outside the body to the stone inside. The shock waves break the stone in tiny pieces or into the sand, which are passed out of the body through the urine. तो वो जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स हैं या जो एक्सरेज हैं, ये उस टारगेट एरिया पे बम्बार्ड की जाती हैं और वो स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे यूरिनेशन के ज़रिए वो बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं. ये एक मैकेनिज़्म बेटा दिखाया जा रहा है आपको. एक पर्सन जो है वो उसको लिटाया गया है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स गिराई जा रही हैं, और ये पहला स्टेप में किडनी स्टोन आपको नज़र आ रही हैं बेटा, पूरे पेल्विस में फैली हुई हैं, माइनर और मेजर कैलेक्स में भी फैली हुई हैं. इसके ऊपर एक्सरेज को बम्बार्ड करवाया जा रहा है और उसके तीसरी फिगर में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो गई है और इसे बाद में यूरेटर और ब्लेडर दैन यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. रीनल फेलियर. अब अगर आपकी किडनी जो है वो ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और लिथोट्रिप्सी भी करने के काबिल नहीं है, तो फिर हमारे पास जो रीनल फेलियर है उसमें दो तरह के रीनल फेलियर हो सकते हैं. रीनल का मतलब है किडनी फेलियर. एक को हम कहते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर और दूसरे को हम कहते हैं यूरीमिया. सबसे पहले हम क्रोनिक रीनल फेलियर को देखेंगे. The kidney function is lost completely and it can never remove nitrogenous waste. अगर आपका किडनी मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाता है और इतना ख़राब हो जाता है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर यूरिया को रिमूव नहीं कर पाता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम डायलिसिस करते हैं. टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट पेशेंट इज़ ट्रीटेड थ्रू अ डायलिसिस. अब डायलिसिस दो तरह की हो सकती हैं, एक को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं और एक को हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं. ये हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है. रीनल फेलियर या डायलिसिस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये दोनों डायलिसिस लिखनी पड़ेंगी. हीमोडायलिसिस मीन क्लियरिंग दी ब्लड को साफ़ करना हीमोडायलिसिस का मतलब है. बेसिकली आपका किडनी ख़राब हो चुका है तो हम आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं. इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज़ सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन विच कंटेन अ डायलाइज़र आल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी. यानी कि आर्टिफिशियल किडनी को हम डायलाइज़र कह रहे हैं, ये आपको MCQs में आ सकता है. डायलाइज़र हैज़ टू स्पेस सेपरेटेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन. इसकी दो स्पेस होती हैं और दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है. ब्लड पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड ऑन द अदर साइड. हम एक फ्लूइड लेते हैं, वो उसको एक अलग साइड से जो है वो फ़्लो करवाते हैं और दूसरी साइड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा होता है. द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसिस. जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है या वेस्ट होता है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो ब्लड में से डायलाइज़र फ्लूइड के अंदर आ जाता है. बिकॉज डायलाइज़र फ्लूइड में जो डायलिसिस फ्लूइड है इसमें सल्यूट की मकदार बहुत कम होती है, लेकिन आपके ब्लड में सल्यूट की मकदार बहुत ज़्यादा है. तो फिर क्या होता है कि ब्लड से जितना भी वेस्ट है और जो साल्ट और वाटर एक्सेस अमाउंट में है वो डायलिसिस फ्लूइड में जाना शुरू कर देता है. आगे एक फ़िगर दिखाई जा रही है बेटा. एक पर्सन जो है वो उसको लटाया गया है और उसके बाजू पर से ब्लड को निकाला जा रहा है. अब एक डायरेक्शन में ब्लड को निकाला जा रहा है और दूसरी डायरेक्शन में ब्लड को एंटर किया जा रहा है. पहली वाली जो डायरेक्शन है जिससे ब्लड को निकाला जा रहा है, आपको एरोज नज़र आ रहे होंगे, इससे ब्लड जो है वो एक आर्टिफिशियल मशीन जिसको हमने डायलिसिस कहा या डायलाइज़र कहा उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है
और दूसरी तरफ से एक जार में से हम या एक टब में से हम डायलिसिस फ्लूइड को अंदर एंटर कर रहे हैं। तो दोनों की डायरेक्शन उलट है, एक दूसरे के उलट है। अगर ऊपर वाली फिगर हम देखें तो इसमें आपको एक तरफ ब्लड नज़र आ रहा है, इसमें एक तरफ ब्लड नज़र आ रहा है और एक तरफ डायलिसिस फ्लूइड नज़र आ रहा है। ब्लड में यूरिया मौजूद है और डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास जो फिगर दिखाई गई है उसमें ये दिखाया गया है कि ब्लड में से यूरिया जो है वो डायलिसिस फ्लूइड की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो बेटा ये हमारे पास, इससे क्या होगा कि आपका ब्लड जो है वो फ़िल्टर हो जाएगा। जो काम किडनी का था और किडनी नहीं कर पा रहा वो हम खुद करवा रहे हैं इससे। और दूसरी तरफ हमारे पास एक और जार लगा हुआ है जहाँ से ये जो डायलिसिस फ्लूइड जो कि अभी यूरिया से कंटेमिनेटेड हो चुका है, इसको बॉडी से इस डायलिसिस फ्लूइड से निकाल लिया जाता है अलग, और बाद में जो ब्लड है उसको दोबारा बॉडी की तरफ भेजा जाता है। आगे है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये अगली टाइप है। पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज़ अ पेरिटोनियल कैविटी। अब जो हीमोडायलिसिस था उसमें हम ब्लड को बॉडी से निकाल रहे थे, और इस वाले पेरिटोनियल डायलिसिस में हम ब्लड को निकालते नहीं हैं, बल्कि हम डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देख लेते हैं कैसे करवाते हैं। लाइन बाय अ थिन एपिथेलियम कॉल्ड पेरिटोनियम। बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी होती है, और इसको लाइन करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। अब पेरिटोनियल कैविटी इज़ लाइन विद द डायलिसिस फ्लूइड दैट एंटर द बॉडी थ्रू अ कैथेटर। हम एक कैथेटर से क्या करते हैं कि डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस। जो बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर और वेस्ट होता है वो क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने पीछे वाला प्रिंसिपल पढ़ा, सेम वही प्रिंसिपल। और दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम अ डे, और एक दिन में हम बहुत ज़्यादा दफ़ा इसको करते हैं। डायलाइज़र बेसिकली ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। इट इज़ एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ अ किडनी मशीन दैट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन अ किडनी फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। इस फिगर में आपको जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की सारा का सारा कुछ समझाया गया है। ये एक बॉडी कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, और एक कैथेटर से हमने सॉल्यूशन बैग में से एक डायलिसिस फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब अंदर फ्लूइड इंजेक्ट करवा दिया गया है और ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इससे क्या होगा, इस ब्लड में से सारा का सारा जो वेस्ट और एक्सेस अमाउंट में वाटर है वो पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर जाना शुरू हो जाता है, और दूसरी तरफ से एक और पैसेज वे से वो जो कंटेमिनेटेड जो मटेरियल होता है या कंटेमिनेटेड डायलिसिस फ्लूइड होता है उसको दोबारा से निकाल के एक अलग ड्रेन बैग में डाल लिया जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस भी कंप्लीट होती है। एंड पे हमारे पास एक और कंडीशन थी जिससे हमने रीनल फेलियर में कंसिडर किया था, यूरीमिया। हाई डिग्री रीनल फेलियर इज़ नोन एज यूरीमिया। ये आपको एमसीक्यूज़ में आता है। हाई डिग्री रीनल फेलियर इज़ नोन एज, और आगे ऑप्शन दिए होंगे तो आपने यूरीमिया पे टिक लगाना है। द डायलिसिस कैन नॉट बी डन हेंस दस द सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ मैचिंग डोनर किडनी इन दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर एज परमानेंट ट्रीटमेंट। तो डायलिसिस से हम परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा अगर आपने उस पेशेंट को मुकम्मल तौर पे इलाज करना है और उसको सेहतयाब करना है तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और उसके लिए भी पहले आपका ब्लड उसके साथ मैच होना चाहिए, उसके बाद टिश्यूज़ मैच होने चाहिए, तो आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बेटा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, एक डायलिसिस में पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। उसके अलावा हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े और कुछ एमसीक्यूज़ पढ़े। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।